میری امی اور عائشہ میرے ज़ोदो-कोब होने पर रंजीदा सी होकर रह जाती, मगर वो अल्ताफ आलम को इसलिए ना रोक सकती थी कि स्कूल से मेरी रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं आई थी और उसके कागजात में वो मेरे गार्डियन थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि वो ये सब मेरी बेहतरी के लिए ही कर रहे थे। अल्ताफ आलम की इस खुसूसी तवज्जो का नतीजा ये निकला कि मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर चारपाई से लग गया और पढ़ाई के नाम से मुझे खौफ आने लगा। अब मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं 10 दिन तक बुखार में फुनकता रहा। जिस रोज मेरा बुखार टूटा, उससे अगले रोज अल्ताफ आलम की मशक़े सितम फिर शुरू हो गई। मैंने उनसे पढ़ने से इनकार कर दिया था और मेरी इस जिसारत पर उन्हें इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे मौला बख्श की जद में रख लिया। मैं मौला बख्श की जद में था। आयशा ने रोना शुरू कर दिया। अल्ताफ आलम ने एक डंडा आयशा के भी दे मारा। डंडा आयशा के कंधे पर मारा गया, लेकिन उसने बचने की कोशिश की, जिसके नतीजे में डंडे का अगला सिरा उसके जबड़े पर पड़ा और गहरा निशान छोड़ गया। आयशा रोती हुई पड़ोस में मिस रोजी के घर चली गई। मिस रोजी किसी अस्पताल में नर्स थी। उसने आयशा से जबड़े पर लगी हुई चोट के बारे में पूछा। आयशा ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने यहाँ तक कह दिया, मेरा अब्बू टोनी को मार डालना चाहता है। मिस रोजी ने पुलिस को टेलीफोन कर दिया। तफ्तीश हुई। मेरे और आयशा के तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस ने अल्ताफ आलम को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 6 माह के लिए जेल भेज दिया। अल्ताफ आलम के जेल जाने के बाद अम्मी को चुप सी लग गई। अपने शोहर के जेल जाने से शदीद सदमा पहुंचा था। अल्ताफ आलम का जेल जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगा था और आयशा को भी इससे तकलीफ पहुंची थी, मगर ये सब गैर इरादी तौर पर हो गया था। हम में से कोई भी अल्ताफ आलम के खिलाफ मुद्दई नहीं बना था। वो इस घर का सरबराह था। अगर उसका जहन मुझे अपने घर में कबूल करने पर आमादा नहीं हो सका था तो इसका उसे मुकम्मल इख्तियार हासिल था। बता मुझे और आयशा को ज़ोदो-कोब करना उसको ज़ेब नहीं देता था। वो मेरी अम्मी को साफ कह सकता था कि वो इस घर में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये कि मेरी अम्मी को मुझे इस घर से कहीं और हटा देना चाहिए, मगर उसने अम्मी को बराह रास्त ये कहने के बजाय कि वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करता, मुझे ज़ोदो-कोब करने की राह इख्तियार की थी, जो खुद उसकी अपनी बेटी को भी पसंद नहीं आई थी। चंद एक रोज तक अम्मी खामोश सी रही। अल्ताफ आलम के जेल जाने के चौथे रोज वो उनसे मुलाकात के लिए जेल गई और वापसी पर उन्होंने एक होटल में मुलाजमत इख्तियार कर ली। अम्मी की परेशानी का एक सबब ये भी था, अल्ताफ आलम के जेल जाने के बाद इस घर का खर्चा कहाँ से आता। अम्मी की मुलाजमत कर लेने के बाद घर में मेरा और आयशा का काम बढ़ गया और हमने ये जिम्मेदारी दिलो जान से कबूल कर ली थी। हम अपने स्कूल से घर पहुँच कर जाते तो अम्मी होटल में अपनी ड्यूटी चली जाती। अम्मी को होटल में मशरकी खाने पकाने की मुलाजमत मिली थी। वो अपना शाम का खाना होटल में खाती थी। मैं विकी को मसरूफ रखता था। वो वैसे भी मुझसे बेहद मानूस हो गया था। उसकी खुराक और कपड़ों का ख्याल आयशा रखती थी। आयशा एक सलीका शार और सुघड़ लड़की थी और घर से अम्मी की गैर मौजूदगी में उसने इस घर की सरबराही का काम संभाल लिया था। वो खाना तक तैयार करने लगी थी। हमारा घराना इस नई डगर पर चल निकला था। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। 6 माह का अरसा यूं गुजर गया जैसे कल की बात हो और एक दिन हम सब अल्ताफ आलम को खुशामदीद कहने के लिए जेल के दरवाजे पर मौजूद थे। अल्ताफ आलम की गाड़ी उसकी अदम मौजूदगी में अम्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रही थी। कार ड्राइविंग अम्मी ने अल्ताफ आलम से ही सीखी थी। अल्ताफ आलम जेल से निकला तो उसने विकी से टूट कर प्यार किया। आयशा को भी गले लगाया और मेरे सर पर भी हाथ रख दिया और हमारे साथ गाड़ी में बैठकर घर आ गया। उसकी पुरानी मुलाजमत खत्म हो चुकी थी और अब उसे नए सिरे से मुलाजमत की तलाश करनी थी। वो एक अच्छा मेहनती इंजीनियर था। 2-4 दिन की भाग दौड़ में उसे यकीनन मुलाजमत मिल ही जाती। घर में 2 रोज तक वो खामोश सा रहा, सबसे अलग-अलग सा, जैसे घर के नए मामलात को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसे 6 माह तक जेल काटने का यकीनन रंज हुआ होगा और जब उसने अपने जेल जाने की मुहर्रकात पर गौर किया होगा, मुझे इस सानहे का जिम्मेदार ठहराया होगा और शायद अब उसे इस घर में मेरा वजूद खटक रहा होगा। अल्ताफ आलम को जेल से आए हुए तीसरा दिन था जब स्कूल से वापसी पर हमने उसको और अम्मी को किसी बात पर एक दूसरे से तल्ख होते हुए सुना। अम्मी जब अपनी ड्यूटी पर गईं, उनका चेहरा उतरा हुआ था। फिक्रमंदी के साए उनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। मैं और आयशा देर तक अल्ताफ आलम और अम्मी के माबैन होने वाले तनाज़े पर क्यास आराइयां करते रहे, मगर इसके सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि वजह तनाज़ा मेरी जात थी। अगले रोज स्कूल से एतवार की छुट्टी थी। मैं और आयशा देर से सोकर उठे। अल्ताफ आलम हमारे सोकर उठने से पहले घर से कहीं जा चुका था। अम्मी ने हमें नाश्ता कराया और अभी हम डाइनिंग टेबल पर ही थे कि उन्होंने मुझे मुखातिब किया। टोनी बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। आयशा के अब्बू को तुम्हारा इस घर में रहना गवारा नहीं है और ये इसी बात का नतीजा था कि उन्हें 6 माह तक जेल में रहना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा इस घर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो
मेरे लिए एक रास्ता तो ये है कि मैं तुम्हें और विकी को लेकर इनसे अलहदा हो जाऊं। मैं खुद कमाती हूं और फिर विकी के अखराजात उन्हें मुझको देने होंगे। मैं ऐसा कर सकती हूं, मगर इस सूरत में आयशा तन्हा रह जाएगी और मैं अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं रख सकती। आयशा का मेरे साथ वही रिश्ता है जो तुम्हारा अल्ताफ आलम के साथ है, मगर ये अपनी अपनी सोच की बात है। बहरहाल मैंने फैसला किया है, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे। तुम कहाँ रहोगे इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। मैंने तुमको अपनी एक क्रिश्चियन सहेली के घर में रखने का फैसला किया है। मिसेस एलिस जॉर्ज पाकिस्तानी खातून है, लाहौर के रहने वाली। उनके शोहर मिस्टर जॉर्ज इंडियन नजाद अंग्रेज हैं। वो लाहौर में पैदा हुए थे और उन्होंने वहीं परवरिश पाई है और कयाम पाकिस्तान से चंद साल पहले मिसेस एलिस के साथ शादी करके उन्हें लंदन ले आए थे। उन दोनों के 2 बेटे और 1 बेटी है और जोसेफ उम्र में तुझसे बड़े हैं। मार्गरेट तुमसे साल 6 महीने छोटी होगी। ये लोग अपने घर में अंग्रेजी के अलावा उर्दू और पंजाबी भी बोलते हैं। तुम उनसे मानूस हो जाओगे। मैं तुझे इस घराने पर बोझ नहीं बनाऊंगी। तुम मेरे लख्ते जिगर हो, तुम्हें मैंने जन्म दिया है। तुम्हारी माँ भी मैं हूँ और तुम्हारा बाप भी मैं हूँ। अल्ताफ आलम की बातों ने तुम्हारे नन्हे से जहन को बहुत ज्यादा परागंदा कर दिया होगा। तुम्हारा बाप कौन था, वक्त आने पर तुम्हें इसका इल्म हो जाएगा। मैं तुम्हें बैरिस्टर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम कानून की तालीम हासिल करो और जिस्मानी तौर पर दूसरों पर गालिब आने के दाव पेच भी सीख लो। तुम्हें आतिशी असलहे का इस्तेमाल भी सीखना होगा और जब तुम ये सब सीख चुके होगे तो तुम्हें साथ लेकर मैं पाकिस्तान जाऊंगी और तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगी जिस पर चलकर अपनी गुमशुदा शनाख्त की तलाश करोगे। और अब तुम तैयार हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले तुम्हें उस घर में छोड़ आऊं। आज के बाद तुम उस घर में रहोगे। तुम इस घर में भी आ सकोगे। तुम मेरे बेटे हो और कोई भी शख्स किसी बेटे को उसकी माँ से मिलने से नहीं रोक सकता। मैं ये चाहूंगी तुम इस घर में कम से कम आओ। मैं और आयशा दोनों हमतन गोश थे और वो बोले जा रही थी। उनके हर जुमले में एक गहरा तासुर था, दुख और दर्द की आमेज़श थी। अम्मी ये सब तो ठीक नहीं है। मैं अबू से बात करूं, वो मेरी बात। आयशा बेटी, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझती हूँ, मगर पानी अब सर से ऊंचा हो चुका है। तुम इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बेटी ना होती तो मुझे टोनी को अपने से अलग करने की क्या जरूरत थी। टोनी को मैं इसलिए अलग कर रही हूँ कि वो लड़का है, 2-1 साल में मजीद समझदार हो जाएगा। तुम इससे उम्र और अकल में बड़ी होने के बावजूद बेटी हो और बेटियों को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। टोनी को तो मैं 7 साल का छोड़ कर आ गई थी। तुम अब सिर्फ ये करो कि टोनी को नए घर में जाने में तैयार होने में मदद दो। तुम दोनों अपने स्कूल में मिलते रहोगे और फिर कभी कभार टोनी इधर आता भी रहेगा। उन्होंने हसरत भरी निगाह मुझ पर डाली और बोली, चलो टोनी बेटे तैयार हो जाओ। मैं खामोशी से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। आयशा मेरे पीछे पीछे थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत उदास थी, इंतहाई अफसुर्दा और गमज़दा, जैसे मैं हमेशा के लिए उससे बिछड़ कर जा रहा था। आयशा, मैंने उसको अफसुर्दा देखकर पुकारा। उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और साथ ही उसकी आंखें छलक पड़ी। मैंने तसल्ली देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। मुझे गले लगाकर बेतहाशा प्यार करने लगी, जैसे वो अल्ताफ आलम की बेटी ना हो, मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मेरी बीवी हो। औरत के मर्द के साथ ये 4 ही रिश्ते होते हैं और मेरे साथ उसका इनमें से कोई भी रिश्ता नहीं था। वो फिर भी मेरी जुदाई के तस्वुर से बेहाल हुई जाती थी। मेरी उम्र उस वक्त 11 साल से कुछ कम ही होगी, मगर मुझे यूं लगा जैसे मैं एक बड़ी उम्र का मर्द हूँ। और फिर मैं उसको तसल्ली देने लगा। वो लड़की जो उम्र में मुझसे बड़ी थी और जिसकी बाहों में सिमट कर मुझे ममता और मोहब्बत के खजाने मिल पाने का एहसास होता था, आज वो लड़की एक छोटे से लड़के की छाती पर अपना सर रख कर रो रही थी। हम रोजाना स्कूल में मिलते रहेंगे आशा, मैंने गोया उसको तसल्ली दी। मुझसे वादा करो टोनी, तुम मुझे बुला नहीं दोगे, मुझसे कभी दूर नहीं रहोगे। मैं वादा करता हूँ आशा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। मैंने आशा को वालिहानापन का जवाब देते हुए कहा। फिर उस रोज अमी ने मुझे मिसेज एलिस के घर पहुंचा दिया। 5 अफराद के इस घराने ने मुझे खुले दिल से खुशामदीद कहा। ये फैमिली एक कुशादा घर में रिहाइश पजीर थी। हर फर्द के लिए एक अलहदा बेडरूम था। मुझे भी एक अलहदा बेडरूम दे दिया गया। जोसेफ और मार्गरेट उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें आयशा और मैं ज़ेरे तालीम थे। जोसेफ आयशा का क्लास फेलो था और मार्गरेट मुझसे एक क्लास आगे थी। मुझे शुरू में 3री जमात में दाखिला दिया गया था, मगर 6 माह के बाद मुझे तरक्की देकर क्लास 4th में भेज दिया गया। आयशा और जोसेफ 7वीं में पढ़ते थे। विक्टर ने 8 जमातें पढ़ने के बाद हाई क्लासेस में अपना स्कूल तब्दील कर लिया था। वो एक सेहतमंद मुहिम जो किस्म का नौजवान था जिसे पढ़ाई से ज्यादा अपना जिस्म बनाने की फिक्र लगी रहती थी। उसने जूडो कराटे के एक जापानी सेंटर में भी दाखिला ले रखा था और स्कूल से आकर वो दोपहर का खाना खाते ही
घर से खिसक जाता था। इस घर में वो मुझे सबसे अच्छा लगा। मेरी अम्मी ने मुझसे जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी, उनका तकाजा मुझे भी विक्टर की राह अपनाने की तरगीब दे रहा था। विक्टर से छोटा जोसेफ था। वो मुझसे 1.5 साल बड़ा था। वो आयशा का क्लास फेलो था। जोसेफ ज्यादातर मुताले में गर्क रहता था। मार्गरेट सुर्ख बालों वाली एक गुड़िया सी लड़की थी जिससे घर का हर फर्द बेतहाशा मोहब्बत करता था। वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी मगर उसे पढ़ाई से ज्यादा अपने खिलौनों की फिक्र लगी रहती थी। मिस्टर जॉर्ज मिसेस एलिस की फूफी जात थे। मिसेस एलिस की फूफी ने जॉर्ज के बाप मेजर हैरिसन के साथ शादी कर ली थी। मिस्टर हैरिसन ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। पहली जंग अजीम के वक्त उनको कैप्टन के ओहदे पर तरक्की देकर हिंदुस्तान में भेज दिया गया था और उनकी पहली तकरीर पेशावर में हुई थी। मिसेस एलिस का खानदान लाहौर में रहता था। उनकी पहली मुलाकात म्यू अस्पताल में हुई थी जहां मिसेस एलिस स्टाफ नर्स के तौर पर तैनात थी। कैप्टन हैरिसन ने मिसेस एलिस की फूफी से शादी कर ली जहां वो स्टाफ नर्स के तौर पर तैनात थी। कैप्टन हैरिसन ने मिसेस एलिस की फूफी से शादी कर ली और अपना तबादला पेशावर से लाहौर में करवा लिया। मिस्टर जॉर्ज लाहौर में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और वहीं उन्होंने 20 साल की उम्र में 18 साल एलिस के साथ शादी कर ली और बड़े सगीर की तकसीम और आज़ादी से चंद साल बेशतर अपनी बीवी को लेकर लंदन चले आए। मिस्टर जॉर्ज के बाप मिस्टर हैरिसन दूसरी जंग अजीम में मेजर के ओहदे पर तैनात थे। जापान के साथ बर्मा में एक झड़प के दौरान वो मारे गए, जबकि जॉर्ज की माँ उसके और मिसेस एलिस के बरतानिया जाने के बाद लाहौर में रह गई थी। उन्होंने बुढ़ापा अपने खानदान में गुजारना पसंद किया था। मेजर हैरिसन की एक भतीजी ने इस्लाम कबूल करके एक मुसलमान कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला से शादी कर ली। ये था वो खानदान जिसने मेरी मुस्तकबिल की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी और अब मैं इस घराने का एक फर्द था। इस घराने में हर फर्द के दिल में मेरे लिए प्यार ही प्यार था। उनमें कोई भी अल्ताफ आलम नहीं था। अम्मी ने आयशा को भी कह दिया था कि वो अपने अबू को ये मत बताए कि मैं कहाँ गया हूँ और अब किन लोगों के पास रह रहा हूँ। शायद अम्मी ने सोचा होगा कि अल्ताफ आलम मेरा पीछा करके उन लोगों को मेरी जात से बरगश्ता कर देगा। मैं 11 साल की उम्र में इस खानदान में आया और 17 साल की उम्र तक इन लोगों में रहा। मैंने एक साल में 2 क्लासें पढ़ी और इस तरह मैंने मार्गरेट से 1 साल पहले और जोसेफ और आयशा से 1 साल बाद सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास कर लिया। इस दौरान मैंने विक्टर के साथ जापानी जूडो कराटे सेंटर में दाखिला ले लिया और विक्टर के साथ ही मैंने वहां से एक बेल्ट का एजाज भी हासिल कर लिया। इस सेंटर की तारीख में इतनी कम उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाला मैं पहला फर्द था। 17 साल की उम्र में मैं जूडो कराटे के तमाम दाव पेच जान गया था और सेंटर में तरबियत के बायस मेरा जिस्म कुंदन बन चुका था। मैंने इन 6-7 सालों में बहुत ज्यादा जहनी और जिस्मानी मेहनत की थी क्योंकि मेरी अम्मी की यही ख्वाहिश थी। मेरे अखराजात की जिम्मेदारी मेरी माँ पर थी और इस औरत ने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अल्ताफ आलम ने पता नहीं इस सिलसिले में किस किस तरह उसे रूहानी अजियत से दो चार किया होगा। मालूम नहीं उसने क्या क्या सदमे उठाए होंगे। इन 6 सालों ने आयशा को मशरकी हुस्न का एक बेमिसाल शाहकार बना दिया था। वो स्कूल में मुझसे बदस्तूर मिलती रही थी मगर इन 6 सालों में मैंने अल्ताफ आलम के घर का रुख बहुत कम किया था। दरअसल मैंने लंदन आने के बाद बहुत थोड़ी मुद्दत में इस हकीकत का इदराक कर लिया था कि मैं कौन हूँ और मुझे जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। मिसेस एलिस के घराने ने इस सिलसिले में मुझसे बहुत ज्यादा ताउन किया था। जोसेफ को किताबों में खोया हुआ देखकर मैंने अपने दिल में इल्म हासिल करने की लगन महसूस की थी और मैं जी जान से किताबों के पीछे पड़ गया था। यही वजह थी कि मैंने एक साल में 2 क्लासें भी पास की थी। विक्टर मुझे जिस्मानी वर्जिश की दुनिया में ले गया जहाँ मैंने वो फन सीखा जो मेरी आइंदा जिंदगी में मेरे बहुत काम आया था। विक्टर इस सेंटर का इंतहाई होनहार नौजवान था जो सेंटर के जापानी डायरेक्टर की नजर में पहला अंग्रेज था जिसने इस फन की नज़ाकतों को जापानियों की तरह सीखा था। मगर जब तरबियत के आखिरी साल के दौरान मैंने एकदम सेंटर में ज़ेरे तरबियत अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लड़कियों को शिकस्त से 2-4 करना शुरू कर दिया। तरबियत के दौरान खुद उस्ताद को भी 2-4 टेढ़े हाथ लगा दिए। इसने बरमला इस अमर का एतराफ़ करना शुरू कर दिया कि टोनी विक्टर से कहीं ज्यादा सख्त जान और इस फन में इससे कहीं ज्यादा दस्तरस रखता है। उस्ताद ने मेरा और विक्टर का मुकाबला भी कराया जो मैंने दानिस्ता मगर कमाल जहानत के साथ इस तरह हार दिया कि उस्ताद समेत किसी को भी ये गुमान नहीं हुआ होगा कि मैंने ये मुकाबला आमदन हारा है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुका था। ईद उल फितर के मौका पर मैं अपनी अम्मी आयशा और विक्टर को मिलने अल्ताफ आलम के घर चला गया। इससे पेशतर भी हर ईद के मौका पर मैं लाजमी उनके यहाँ जाता था और बाकी लोगों से ईद मिलने के अलावा अल्ताफ आलम को भी इस्लाम जरूर कह लेता था। हर चंद के अल्ताफ आलम ने कभी भी मेरे इस्लाम का जवाब नहीं दिया था मगर मैं इसलिए उन्हें इस्लाम कहना जरूरी समझता था कि वो मेरी माँ का शोहर था और सबसे ज्यादा वो आयशा का बाप था, उस लड़की का बाप जिसने मुझे जीने की उमंग और जिंदगी को बरतने का सलीका बख्शा था, जिसने मेरे सीने में मोहब्बत का दीप जलाया था और प्यार की शमा रोशन की थी।
یہ لڑکی عائشہ میرے شیشہ دل میں جس کی محبت کا نقش انتہائی گہرا تھا، جو انتہائی غیر محسوس انداز میں میرے دل میں اتر گئی تھی، وہ میری روح میں شامل تھی، میرے احساس کی رگ رگ میں پیوست تھی۔ اور پھر وہ وکی کا بھی تو باپ تھا، وکی جو ماں کے بعد اس دنیا میں میرا واحد خون کا ایسا رشتہ تھا جسے میں جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ میں عید الفطر کے موقع پر الطاف عالم کے گھر گیا تو اس وقت میری امی کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان بھی تھے۔ میں نے عائشہ کے کمرے کا رخ کیا تو ایک طرف سے الطاف عالم کی آواز میری سماعت سے آن ٹکرائی، آئندہ تم میری موجودگی میں اس گھر میں قدم نہیں ڈالو گے اور عائشہ سے تو بالکل نہیں ملو گے۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا، میرے چہرے پر حیرت تھی اور میں مجسمے سوال بنا کھڑا تھا، کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ اس نے پھر کہا، آپ ٹونی کو مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتے، میں بالغ ہوں اور مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کس سے کس طرح ملنا ہے۔ یہ عائشہ تھی جو کمرے سے نکل کر میرے عقب میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ الطاف عالم نے عائشہ کے یہ الفاظ سنے اور پھر جیسے پاگل ہو گیا، وہ دوڑتا ہوا ہمارے قریب پہنچا اور اس نے عائشہ کو اپنے تھپڑوں کی زد پر رکھ لیا۔ میں نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی مگر میرے بازوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی گردش ایک دم تیز ہو گئی اور میں نے الطاف عالم کو پکڑا اور اٹھا کر عائشہ سے کئی گز دور پھینک دیا۔ وہ کسیانہ سا ہو کر مجھے گالیاں دیتا ہوا اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ میرے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ 8 سالہ وکی ایک طرف کھڑا حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک پروقار سی جھلک کا احساس ہوا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرا اٹھی، شاید یہ احساس کا اظہار تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، ان کے محافظ بازو جوان ہو چکے ہیں۔ اسی دوران الطاف عالم گالیاں بکتا ہوا اپنے کمرے سے ہو کر باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں خنجر نما چاقو دستے کی طرف سے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس کا پھل چمک رہا تھا۔ الطاف عالم نے اندھا دھند مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس حملے کے دفاع کے لیے تیار تھا جب الطاف میرے سینے میں چاقو گھونپ دینے کے ارادے سے میری طرف بڑھا۔ میں عائشہ سمیت ایک دم اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور الطاف عالم اپنے ہی جھونک میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو سمیت عائشہ کے کمرے میں جا گھسا۔ وہ چیتے کی سی تیزی کے ساتھ باہر لپکا۔ اس دوران میں نے عائشہ کو اپنے سے الگ کر دیا تھا اور سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ جب الطاف عالم نے دوسری مرتبہ مجھ پر چاقو سے حملہ کیا، عائشہ نے میرے اور الطاف عالم کے درمیان چھلانگ لگا دی۔ اگر میں ایک لمحے کی دیر کر دیتا اور عائشہ کو بازو میں لے کر ایک طرف نہ اچھل جاتا تو باپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو بیٹی کے جسم میں پیوست ہو چکا ہوتا۔ میں عائشہ کو لے کر الطاف عالم کے حملے کی زد سے نکل گیا مگر الطاف عالم میری ٹانگ کی زد سے نہیں بچ سکا تھا۔ یہ ایک معمولی سا داؤ تھا جو میں نے اس پر آزمایا تھا مگر وہ میری ٹانگ سے لگائی گئی ضرب سے عین اس جگہ اوندے منہ جا گرا جس جگہ چند لمحے پیشتر میں کھڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا عائشہ میری حمایت میں اس جھگڑے کے دوران بار بار میرے اور الطاف عالم کے درمیان آئے گی، اس لیے میں نے الطاف عالم کی اوندے منہ گرا ہوا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے میں دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس دوران الطاف عالم ایک مرتبہ پھر اٹھ چکا تھا، بدستور گالیاں دیتا ہوا مگر اس کا جوش و خروش کم ہو چکا تھا۔ الطاف عالم رک جاؤ، تم اپنا کوئی ہاتھ تڑوا بیٹھو گے؟ اب تمہارے سامنے وہ 10 سالہ بچہ نہیں ہے تو پاکستان سے تمہارے گھر رہنے کے لیے آیا تھا۔ یہ میری امی کے الفاظ تھے۔ الطاف عالم نے ان الفاظ کو سنا ضرور مگر اس نے ان الفاظ کو اپنے لیے چیلنج سمجھا اور مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے کھڑے اس طرح چاقو میری طرف پھینکا کہ اگر میں اپنی جگہ سے چھلانگ نہ لگا دیتا تو یہ چاقو میرے دل میں ترازو ہو جاتا۔ میرے بروقت جھکائی دے دینے سے یہ چاقو میرے بائیں کندھے پر زخم لگاتا ہوا عائشہ کے کمرے کے بند دروازے میں پیوست ہو گیا۔ تکلیف کی ایک شدید لہر میرے کندھے سے ابل پڑی۔ میں اس کے باوجود اب بھی اس جھگڑے کو ختم کر دینے کے موڈ میں تھا۔ کندھے پر زخم آ جانے کے باوجود میں خاموش کھڑا رہا مگر شاید الطاف عالم کی ابھی تک تشفی نہیں ہوئی تھی یا شاید اس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر دروازے کے پٹ میں پھنسا ہوا چاقو نکال کر مجھ پر حملہ ور ہونا چاہتا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ الطاف عالم اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ۔ امی نے اسے ایک بار پھر منع کیا۔ میں اسے چاقو کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا